Friends, as you know, we are studying history of Indian Constitution and history of Indian Constitution में हमने एक्ट्स जो है स्टार्ट कर दिए थे और टू एक्ट्स जो सिमिलर नेचर के थे वो हम स्टडी कर चुके थे एंड आफ्टर दैट फोर चार्टर एक्ट्स जो सिमिलर नेचर के थे वो हमने स्टडी कर लिए थे। उसके बाद हमें फ्रेंड्स आज जो है 1858 का एक्ट जो है स्टार्ट करना है एंड उसके बाद तीन काउंसिल एक्ट पढ़ना है, दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ना है। आई गेस ये आपको मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि तीन इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट आएंगे और एक गवर्नमेंट और दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएंगे। अब इन तीन में से फ्रेंड्स हम आज दो फिनिश आउट करेंगे और इसके अलावा 1858 का जो एक्ट है वो फिनिश आउट करेंगे। आई गेस वो आपके लिए इतना कन्वीनियंट रहेगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी थिंकिंग कि 1853 के बाद नेक्स्ट एक्ट तो सर 1873 में आना चाहिए था, बट स्टिल नेक्स्ट एक्ट जो है वो 1858 में लाया गया। सो व्हाट वाज द रीजन? डेफिनेटली फ्रेंड्स द रीजन वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसके कारण पूरा का पूरा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंपायर है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, हिल गया। और इसके काफी सारे क्या थे रीजंस थे। इफ आई टेल यू इन शॉर्ट कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उससे कोई भी खुश नहीं था। फॉर एग्जाम्पल हियर आर द इंपॉर्टेंट कॉजेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो लॉर्ड डलहौजी की एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी, जिसके कारण उन्होंने कई सारी जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको एनेक्स कर लिया था। इसके अलावा जो मुस्लिम फीलिंग्स है वो भी काफी ज्यादा शैटर हुई थी जब बहादुर शाह सेकंड जो है उनकी डेथ हुई थी। इकोनॉमिकली भी अगर हम बात करें तो इंडिया को लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ड्रेन कर रही थी और फार्मर्स जो है वो कैश क्रॉप्स जो है उनको उगाने के लिए मजबूर हो गए थे। और हमारे यहाँ की जो लोकल हैंडलूम इंडस्ट्री है उसको भी पूरी तरह से क्या कर दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था कि सभी लोग उनसे अनहैप्पी थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हिंदू और मुस्लिम्स को क्रिश्चियन कन्वर्जन्स का बहुत ज्यादा थ्रेट रहता था। इसके अलावा अगर हम सोशली बात करें तो हमारे जो सोशल मैटर्स है, सती प्रैक्टिस या चाइल्ड मैरिज वगैरह, जो भी उन्हें गलत लगता था वो उसमें भी इंटरफेयर करने लग गए थे। एंड इवन हम उनकी आर्मी तक की बात करें सो जो ब्रिटिश आर्मी होती थी उसमें बड़ी पॉपुलेशन एक इंडियंस की भी रहती थी एंड जो हायर पोस्ट रहती थी दे वर ऑलवेज रिजर्व फॉर इंग्लिशमैन। दैट्स वाई जो उनकी आर्मी थी उसमें तक क्या था, अनरेस्ट था एंड इवन इमेंस डिस्क्रिमिनेशन था ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में। और इन सब के बावजूद जो मेन रीजन था, आई गेस यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट मंगल पांडे, जो इमीडिएट कॉज था वो था कार्ट्रिजेस। ऐसे कार्ट्रिजेस एनफील्ड राइफल के जिनमें क्या होता था, इट वाज रूमर्ड कि उसमें काऊ का जो मांस है और पिग का जो मांस है वो यूज किया जा रहा है, जिसमें काऊ हिंदूज के लिए सेक्रेड होती थी और पिग मीट जो है वो मुस्लिम्स के लिए सेक्रेड होता था। दीज आर द ऑल द रीजंस जिसके कारण द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, जिसे अंग्रेजों ने सिपाही मूटनी और हमने ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। अब फ्रेंड्स आई गेस एज यू हैव स्टडीड इन द हिस्ट्री, इस रिवोल्ट को तो क्या कर दिया गया, इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ब्रिटिश गवर्नमेंट, बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट आई मीन क्राउन के द्वारा। बट आफ्टर सप्रेसिंग दिस रिवोल्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड थिंकिंग कि नाउ व्हाट शुड बी डन, क्योंकि दे वर जस्ट शैटर्ड कि इतना बड़ा रिवोल्ट आखिर क्यों हुआ। सो दे स्टार्टेड फाइंडिंग द रीजंस और इसके अलावा वो उसको रेक्टिफाई करने के मेजर्स भी ढूंढने लग गए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मेन तौर पे जो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको अगर हम बात करें, आई गेस यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड टिल नाउ कि 1773 से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर रही थी, वीक करने की जो प्रैक्टिस है वो ब्रिटिश क्राउन कर रहा था। एंड इट वाज अ वेरी ह्यूज चांस फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट और द ब्रिटिश क्राउन कि वो क्या कर दे, पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी को शट डाउन कर दे। सो ड्यू टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे शट डाउन कर दिया गया और जो क्वीन विक्टोरिया है उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, अब इम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया। सो दैट वाज द बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858।
बट एग्जैक्टली इसमें हुआ क्या? अब फ्रेंड्स स्टिल यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट में पढ़ने में बड़ा ही अजीब लग रहा है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम टीचिंग दिस इन द लास्ट। फ्रेंड्स ये स्ट्रक्चर अगर मैं आपको पहले स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करता, सो आई गेस यू ऑल मस्ट बी प्रीटी कंफ्यूज अंडरस्टैंडिंग दिस, बट नाउ आई कैन से यू विल नॉट कंफ्यूज। फ्रेंड्स कंसिडर क्राउन इन इक्वल टू प्रेसिडेंट, गवर्नर जनरल in equal to governor, secretary of state in equal to a minister, and this council of India and executive council, ये तो हम स्टडी करेंगे अभी। सो फ्रेंड्स अगर हम बात करें हमारा जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर होता है, आई गेस यू ऑल मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि उसमें क्या होता है, हमारे यहाँ स्टेट्स गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है उन पे एजेंट की तरह वर्क कौन करता है, गवर्नर वर्क करता है। गवर्नर्स जो हैं वो किसके अंडर में आते हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी रिपोर्ट किसको करते हैं, इन्फॉर्मेटिकली प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं। बट अल्टीमेटली सारी पावर किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है। सो मिनिस्टर इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट सारा वर्क करते हैं, बट एक्चुअली दे आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स होम, पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा राज्यसभा। सो हमारा जो फ्रेंड्स प्रेजेंट स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा पॉलिटी का, एक्चुअल में उसका फॉर्मेशन कब हुआ था, स्टार्टिंग में 1858 में हुआ था। कैसे? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपनी रूल है उसको क्या कर दिया गया, कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया। जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 में आया था उसको क्या कर दिया फ्रेंड्स, कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया। सब व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब फ्रेंड्स जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बॉडी थी वो बॉडीज क्या कर दी गई, फिनिश आउट कर दी गई, खत्म कर दी गई, एंड डिक्लेयर कर दिया गया कि नाउ इंडिया विल बी गवर्न्ड बाय द इम्प्रेस ऑफ इंडिया, दैट इज क्वीन विक्टोरिया। अब लेकिन ये होगा कैसे? सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो क्राउन है जो उन्होंने क्या करा, अपनी तरफ से एक पर्सन अपॉइंट करा, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। This act provided the crown will govern India directly through a secretary of state for India who was to exercise the powers which were being enjoyed by the court of director and board of control। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों की प्लेस में फ्रेंड्स कौन आ गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो आ गया। आई गेस इट इज प्रीटी क्लियर टू यू नाउ। अब इसको और डेप्थ में लेकिन अंडरस्टैंड करें, द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज वेस्टेड विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। सब बाउंसर जा रहा है। सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो क्या बना दिया गया था, पॉलिटिकल हेड इंडिया का बना दिया गया। व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, उन्हें एक ऐसा रूल चाहिए जिसमें जो पावर है वो पूरी की पूरी किसके पास हो, क्राउन के पास हो, इंग्लैंड के पास हो। तो उन्होंने क्या करा, सी ये लास्ट टू लाइंस केयरफुली रीड करें, इससे सारा का सारा प्रॉब्लम आपका क्लियर आउट हो जाएगा। दिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट and was responsible ultimately to the British Parliament। मतलब what has been done, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनकी जगह क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उनकी जगह क्या करा गया, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किया। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक्चुअल में क्या है फ्रेंड्स, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये कैबिनेट मिनिस्टर है। अब कैबिनेट मिनिस्टर सारा वर्क किसके नाम पे करेंगे, प्रेसिडेंट के नाम पे, बट एक्चुअली वो रिस्पॉन्सिबल किसको रहेंगे, पार्लियामेंट को रहेंगे। आई गेस आपने लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पढ़ा है तो आप उससे काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे। अब यू मस्ट बी थिंकिंग ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहेगा कहां पर, इंडिया में कि इंग्लैंड में। सो फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, दिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लिव्स इन इंग्लैंड और वहीं से क्या करता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन करता है। बट नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर हाउ इज दैट पॉसिबल। सो उसके लिए फ्रेंड्स क्या अपॉइंट होता है, इंडिया में वाइसराय अपॉइंट होता है। जो गवर्नर जनरल था उनकी जगह क्या आ गए, वाइसराय आ गए। वी विल कमिट टू इट आफ्टर 2 मिनट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। So the person was Lord Stanley. You all must remember this. इसके बाद अब यू मस्ट बी थिंकिंग क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सर अकेला वर्क करेगा, नो माय फ्रेंड, उसको हेल्प करने के लिए काउंसिल बनाई जाएगी जो कि वो ही अपॉइंट करेगा, दैट इज 15 मेंबर काउंसिल कॉल्ड काउंसिल ऑफ इंडिया।
तो इसके लिए क्या करा गया, एक 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो बनाई गई, जो इसको रेगुलर बेसिस पे क्या करेगी, एडवाइस करने का वर्क करेगी। बट अगर मैं बात करूं जो मेन वर्क है इंडिया में वो कौन करेगा फ्रेंड्स, वाइसराय। सर वाइसराय, व्हाट इज वाइसराय? सो नथिंग फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पहले पोस्ट होती थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बट बाद में ये एक चीज समझी गई कि जो प्रिंसली स्टेट्स है उनके साथ जो है वो नेगोशिएशन विद करना बहुत ज्यादा क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। इसलिए प्रिंसली स्टेट्स के साथ नेगोशिएशन भी क्या कर दिया गया, एक वर्क बना दिया गया, किसका, गवर्नर जनरल का। एंड उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एड ऑन की गई, इसके कारण उसका एक नया नाम हो गया, दैट इज वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया क्या करा गया फ्रेंड्स, लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड। As you can see, the Secretary of State for India was a cabinet minister in the British government, while his agent in India was the Viceroy of India. मतलब कि जो Secretary of State है उनका एजेंट जैसा क्या बना दिया, वाइसराय को बना दिया। प्रेजेंट सिस्टम में आई गेस यू कैन अंडरस्टैंड मिनिस्टर गवर्नर। सो वाइसराय जो है ये क्या हो गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सबऑर्डिनेट हो गया। मतलब पहले जो गवर्नर जनरल सुप्रीम पावर रहते थे, अब ऐसा नहीं रहा, अब सुप्रीम पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पार्लियामेंट रहेंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट will live in England and he will administer the whole territory of India through the Governor General, which is now designated as Viceroy of India, because he will also negotiate with princely states now. ठीक है, आई गेस फ्रेंड्स अब आपको प्रीटी क्लियर होगा। अब ये जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया है ये एक्चुअली में इंडिया में क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं। एंड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर ये तो गवर्नर जनरल थे ना। सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली कि ये पूरा सीक्वेंस में है। सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल को ही फिर क्या बनाया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इधर थे वॉरेन हेस्टिंग, इधर कौन आ जाएंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहले वॉरेन हेस्टिंग ही हो जाएंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड्स क्या बना, फिर उसके बाद वाज मेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड आफ्टर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इट वाज मेड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। नाउ अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, डेफिनेटली फ्रेंड्स इट विल बी नो वन एल्स, लॉर्ड कैनिंग। आई गेस आपको ये भी अच्छे से क्लियर आउट हो गया। इस तरीके से क्या करा गया, ये एक्ट जो है इसमें प्रोविजंस लिए गए। अगर इस एक्ट के प्रोविजंस को आप एक सिंगल गो में याद करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये डायग्राम जो है आपको इसमें अच्छा खासा हेल्प करेगा। ओके चलिए, अब फ्रेंड्स ये जो एक्ट है इसका मेन मोटिव क्या है। डेफिनेटली फ्रेंड्स इस एक्ट का मेन मोटिव ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी पावर्स जो हैं वो क्या कहते हैं ओवर रूल करके अपने हैंड्स में ले लेना, ये इस एक्ट में करा गया। बट टेल मी क्या ये एक्ट सफिशिएंट है? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि ये तो बस क्या थी फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ एक इनिशिएशन था। इसके बावजूद इंडिया में जो इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ है उसको सप्रेस करने के लिए काफी सारे मेजर्स जो है लिए जाने थे। इसीलिए क्या करा गया, 3 काउंसिल एक्ट जो है 1 बाय 1 लाए गए, जिसमें से 2 काउंसिल एक्ट जो है हम आज स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टॉक अबाउट द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब इंडियन काउंसिल ऑफ 1861 क्यों लाया गया? अब फ्रेंड्स द ब्रिटिशर्स वर थिंकिंग ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस दैट व्हाट वाज द रीजन ऑफ रिवोल्ट। उन्हें समझ में आया कि दे आर रनिंग टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ सेंट्रलाइजेशन, और जितना सेंट्रलाइजेशन वो कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम, अब जो सेंट्रलाइजेशन वो कर रहे हैं इट इज गुड फॉर लॉ मेकिंग। एज आई गेस फ्रेंड्स यू ऑल मस्ट रिमेंबर कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लॉ जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होने से डिस्प्यूट्स पैदा हो रहे थे। इसलिए अंग्रेजों ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, दे मेड होल सेंट्रलाइजेशन। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, मुंबई की और इंदौर की दोनों की नीड्स क्या है, डिफरेंट है। डेफिनेटली दोनों की लेजिस्लेशन भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम सर्कमस्टांसेस में डील नहीं कर सकते। इसी चीज को अंडरस्टैंड करते हुए जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था इसको फ्रेंड्स क्या करा गया, रिवर्स करा गया, एंड वापस से बिगिन क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, इफ एनीवन आस्क सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का रिवर्सल, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किस एक्ट से स्टार्ट हुआ है,
so you all will say 1861 act. Now you must be thinking, sir, what do you mean by decentralization of power? So decentralization of power means, friends, जो इंडियंस है उनका कॉपरेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल नहीं था, और ये प्रॉब्लम जो है क्लियरली अंडरस्टैंड हो रही थी, इसलिए इंडियंस का कॉपरेशन क्या करा गया, बढ़ाने की बात की गई। अदर देन दैट, जो लॉ मेकिंग पावर्स स्नैच कर ली गई थी, वो लॉ मेकिंग पावर्स जो है वापस से देने की भी बात की जाने लगी। सो कहीं ना कहीं जो हमारा इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसका फाउंडेशन जो है किसको जाता है, वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को जाता है। बट सर क्लियरली इसमें है क्या? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। अब अगर मैं बात कर रहा हूं कि इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज अंडरस्टैंड हुई कि आई गेस फ्रेंड्स आई यस्टरडे मेड यू क्लियर कि उनकी एक क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, जो कि 4 मेंबर की बॉडी रहती थी। अब ये 4 मेंबर की बॉडी के अलावा क्या करी गई थी, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी 6 मेंबर की। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन अ बिग कंट्री लाइक इंडिया, क्या सिर्फ 10-12 लोगों के द्वारा जो लॉ मेकिंग करना, इज इट गुड? डेफिनेटली नॉट। 10-12 लोग लॉ मेकिंग करें इंडिया जैसी वास्ट कंट्री के लिए, ये गुड नहीं है। सो एक चीज अंडरस्टैंड हुई कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, दोनों को क्या करना चाहिए, एक्सपांड करना चाहिए। सो इसीलिए जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है फ्रेंड्स, उसकी स्ट्रेंथ क्या करी गई, यहां पर बढ़ाई गई। यू कैन सी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ कितनी कर दी गई, 5 कर दी गई। और फिफ्थ क्या था, फाइनेंस मेंबर था। सर फिफ्थ फाइनेंस मेंबर था। सर ये चीज कभी क्लियर नहीं हो पाती, वी हैव स्टडीड इट, रीड इट इन मेनी टाइम्स इन द बुक्स। क्या करा गया, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके लिए क्या लाया गया, पोर्टफोलियो सिस्टम जो है फ्रेंड्स लाया गया, जिसके अकॉर्डिंग हर एग्जीक्यूटिव मेंबर को क्या दे दिया गया, एक पोर्टफोलियो दे दिया गया। फॉर एग्जाम्पल होम, मिलिट्री। होम इज वही जो हमारे यहाँ प्रेजेंट में होम मिनिस्ट्री है, होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू, एंड दिस इज फिफ्थ वन, फाइनेंस। मतलब कि फ्रेंड्स 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के लिए क्या हो गए, 5 इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हो गए। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ फिफ्थ मेंबर, फाइनेंस मेंबर। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोर्टफोलियो सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ, तो ये 1861 से स्टार्ट हुआ, जो हमारे प्रेजेंट स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके अलावा जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें क्या करा गया फ्रेंड्स, एडिशनल मेंबर्स जो है वो बनाए गए। अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, सर व्हाट आर एडिशनल मेंबर्स? सो फ्रेंड्स एडिशनल मेंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, that is official member or non-official member. Sir, we are literally getting confused, what are you trying to say? So friends समझेगा, एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है फॉर्म की गई, जिसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 5 लोग रखे गए, और एडिशनल मेंबर जो है वो उस वक्त जो है उनकी स्ट्रेंथ जो है कम थी, दैट इज 6 to 12 जो है वो रखे गए। एडिशनल मेंबर 2 तरह के होते थे, एक होता था ऑफिशियल मेंबर, एक होता था नॉन ऑफिशियल मेंबर। सर व्हाट इज दिस ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल? सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो सिविल और मिलिट्री लेवल के क्या कहते हैं पर्संस होते थे, वो किस में आते थे, ऑफिशियल मेंबर्स की कैटेगरी में आते थे। और इसके अलावा जो अदर मेंबर्स जिनको वाइसराय नॉमिनेट करते थे, वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की कैटेगरी में आते थे। सर ये सब तो ठीक है, बट व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द रीजन कि आखिर ये सब ऐसा क्यों करा जा रहा है? सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसा कि मैंने कहा, इस एक्ट का एक मेन रीजन था कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस को इंक्रीज करना, कि इंडियंस को भी लेजिस्लेशन का पार्ट बनाना। सो उसके लिए क्या करा गया, 3 इंडियंस जो है उन्हें नॉमिनेट करा गया, दैट इज राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, एज व्हाट, एज नॉन ऑफिशियल मेंबर। क्योंकि डेफिनेटली फ्रेंड्स these Maharajas were not at all part of civil and military of the British administration। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में क्या करा गया, 3 इंडियंस को एड आउट करा गया। सो अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज रहते हैं कि इन प्रोविजंस का मीनिंग क्या है। सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, ये प्रोविजन सब आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो अपन पूरा स्टडी कर रहे हैं,
इसमें फिफ्थ फाइनेंस मेंबर वाली बात आपको तभी क्लियर आउट होगी जब आप पोर्टफोलियो सिस्टम में 5 पोर्टफोलियोज स्टडी करेंगे। और उसके बाद ये लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियंस वाली बात तभी आपको क्लियर आउट होगी जब आप ये स्टडी करेंगे कि जो काउंसिल थी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें दो तरह के पार्ट्स होते थे, एक होता था एग्जीक्यूटिव और एक होता था लेजिस्लेटिव मेंबर्स। सो पहले हमने कल जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स स्टडी करे थे उनका सिस्टम थोड़ा सा चेंज करके उसकी जगह क्या कर दिया, एडिशनल मेंबर्स का प्रोविजन ला दिया गया, जिसमें आई गेस आई हैव टोल्ड यू नाउ की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, मिनिमम 6 एंड मैक्सिमम 7। और इसमें दो तरह के मेंबर होंगे, एक ऑफिशियल और सेकंड नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल मेंबर्स सिविल मिलिट्री मिलिट्री और जो क्या कहते हैं सिविल सर्विस मेंबर्स हैं। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो अदर मेंबर्स होंगे जो अपॉइंट किए जाएंगे। सो इसमें क्या करा गया, 3 इंडियंस को नॉमिनेट करा गया। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन है वो इंडिया में इससे क्या हुआ, स्टार्ट हुआ और इंडियंस लेजिस्लेशन का प्रॉपर क्या बने, इससे पार्ट बने। सो अगर क्वेश्चन आता है सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लॉर्ड कैनिंग ने किस एक्ट में क्या कहते हैं 3 इंडियंस को नॉमिनेट करा है जिससे वो लेजिस्लेशन का प्रॉपर पार्ट बने। आई गेस फ्रेंड्स इट इज वेरी मच क्लियर टू नाउ। Now other than that, as I told you, process of decentralization friends क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। It means that कि जो legislation की powers ले ली गई थी, try to remember very carefully, as I told you 1773 से 1853 तक क्या हुआ है, हार्डकोर सेंट्रलाइजेशन हुआ है। एंड उसके बाद 1861 से 1947 तक क्या हुआ है, हार्डकोर डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। सेंट्रलाइजेशन मतलब द पावर विल लाई इन सिंगल हैंड, डिसेंट्रलाइजेशन मीनिंग द पावर विल डिस्पर्स्ड इन मल्टीपल हैंड्स। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या करा गया फ्रेंड्स, जो मद्रास और बॉम्बे है उन्हें उनकी जो लॉ मेकिंग पावर्स है वो वापस से क्या करी गई, रिटर्न कर दी गई। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर स्नैच कब हुई थी। सो फ्रेंड्स दैट आल्सो आई हैव मेंशन्ड, डोंट वरी, डोंट बी वरीड। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है उसके अकॉर्डिंग जो है मद्रास और बॉम्बे की लेजिस्लेशन पावर स्नैच कर ली गई थी। अदर देन दैट और भी नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो है फॉर्म करने की बात की गई, फॉर एग्जांपल बंगाल, पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के लिए। सो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या करा गया, आई गेस फ्रेंड्स यू आर वेरी मच क्लियर नाउ कि 3 बड़ी प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तो जो मद्रास और बॉम्बे है उसके लिए क्या करा गया, वापस से उनको उनकी लेजिस्लेशन पावर्स ब्रिंग बैक कर दी गई। एंड इसके अलावा प्रॉपर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाने की बात करी गई, किसके लिए, बंगाल के लिए, एनडब्ल्यूएफपी के लिए एंड पंजाब के लिए। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग अगेन सर एनडब्ल्यूएफपी। सो फ्रेंड्स ट्राई टू रिमेंबर, मैंने कल ही क्लियर आउट करा था कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में कौन सा पोर्शन आएगा। सो सी फ्रेंड्स आई एम मैपिंग इट, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में ये पोर्शन आएगा जिससे मैं डाकन कर रहा हूं, और ये पोर्शन डेफिनेटली क्या होगा, ये पोर्शन डेफिनेटली विल बी पाकिस्तान। सो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस मतलब फ्रेंड्स दैट इज पाकिस्तान। सो इनके लिए क्या करा गया, नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाने की बात की गई। अब द ईयर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट but new legislative councils were formed and the Madras and Bombay were given their legislation power back through the Act of 1861। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स ये सब पॉइंट्स जो है आप याद कर लीजिए और इसी तरह से सीक्वेंस में लिंक बना के याद कीजिए तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। मैं पटाख से रिवाइज मारता हूं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल 5 मेंबर, 5 मेंबर, 5 पोर्टफोलियो। पहले कितने थे, 4 मेंबर। कौन सा जोड़ा गया, फिफ्थ मेंबर। फिफ्थ मेंबर व्हाट, फाइनेंस मेंबर। फिर 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अलावा एडिशनल मेंबर्स। एडिशनल मेंबर्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ 12। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल टोटल स्ट्रेंथ 17। प्रेजेंट में जो हम फ्रेंड्स पार्लियामेंट देखते हैं नियर अबाउट 800 मेंबर की, उसी 800 मेंबर की पार्लियामेंट की तरफ हम धीरे धीरे स्ट्रेंथ इंक्रीज करके बढ़ते जा रहे हैं। सो पे अटेंशन फ्रेंड्स। अब इसके बाद एडिशनल मेंबर में ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल। नॉन ऑफिशियल मतलब नॉमिनेशंस होंगे जो ऐसे लोगों के जो मिलिट्री और सिविल सर्विस में नहीं है। इसी में कौन पार्ट बनेंगे, इंडियंस। इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन कब से स्टार्ट हुआ, 1861 से। लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस नॉमिनेट करे एज व्हाट, एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स।
आई गेस इट इज ऑल क्लियर टू यू नाउ। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट है 1892 का एक्ट। बट बिफोर दैट यू मस्ट बी थिंकिंग, सर ये पब्लिक वर्क्स आप इसका बताना भूल गए। सो फ्रेंड्स मैं भूला नहीं हूं, बट लेट मी टेल यू, जब आप 1892 एक्ट पढ़ते हो सो देन यू विल केम टू नो कि एग्जीक्यूटिव में कितने मेंबर्स है, 6 मेंबर्स है। बट यू मस्ट बी थिंकिंग कि 6th मेंबर कब ऐड हो गया, क्योंकि एज यू टोल्ड सर 1861 में तो 5 मेंबर्स करे गए थे और आप 1892 में बिना बताए 6 मेंबर बोलने लग जाएंगे, तो 6th कब ऐड हुआ। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड, जो 6th है वो असल में 1861 और 1892 के बीच में 1874 में ही ऐड हो गया था। सो इट इज नॉट मेंशन्ड इन द एक्ट, बट इट विल बी काउंटेड एज अ प्रोविजन ऑफ द एक्ट। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1892 के पहले कितने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर हो गए, 6। अब आप कहोगे सर ये पब्लिक वर्क्स क्या है। आई गेस फ्रेंड्स यू ऑल मस्ट बी रिमेंबरिंग पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो ये जो पीडब्ल्यूडी है यही क्या है, यही पब्लिक वर्क्स है। अब now let us start Indian Council Act 1892. Sir, why these acts are named Indian Council Act? So friends try to understand, जो Indian Council है उसी को तो सबसे मेन तौर पे हम यहाँ बार बार स्टडी कर रहे हैं। जो मेन प्रोविजंस हैं वो यहाँ पर इंडियन काउंसिल के हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसराय तो 1858 के एक्ट में ही क्या हो गए, फॉर्म हो गए। तो जो मेन वर्किंग हो रही है वो इंडियन काउंसिल पे हो रही है। दैट्स व्हाई द एक्ट्स ऑफ 1861, 1892 and 1909, these all are called Indian Council Acts. Now you must be thinking, sir, what was the reason of bringing Indian Council Act 1892? So friends, let me ask you a question to make you understand this. When was the Congress party formed? Definitely friends, you all will say it was formed in 1885. बिल्कुल करेक्ट। अब अंडर द लीडरशिप ऑफ ए हो ह्यूम एंड बनर्जी सर, तो आप हिस्ट्री में ये स्टडी करते ही हैं। सो फ्रेंड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों फॉर्म हुई थी। लेट मी टेल यू, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड बाय ब्रिटिशर्स ओनली। द ब्रिटिशर्स न्यू इट वेरी वेल कि इफ वी वांट टू कंट्रोल इंडिया फॉर लॉन्ग टाइम सो वी हैव टू लिसन टू इंडियंस। सो इसलिए उन्होंने क्या करा, एक पार्टी बनाई जिसमें इंडियंस क्या होते थे, बकायदा अपनी बात जो है करते थे। दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ये पार्टी कैसे वर्क करती थी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम अपनी बात करें, वी आर व्हाट सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब एज सिटीजन्स हम गवर्नमेंट से डायरेक्ट बात, ब्रिटिशर से बात नहीं कर सकते। सो इसीलिए क्या करी गई, एक आईएनसी जो है बनाई गई। आईएनसी को टास्क ये दिया, इसलिए बनाया गया कि जो आम सिटीजन्स है उनकी जो बात है वो किस तक पहुंच सके, ब्रिटिशर्स तक डिस्कशंस के थ्रू पहुंच सके। एंड यू मस्ट बी थिंकिंग, सर इंडियन नेशनल कांग्रेस की का तो इंडिपेंडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, सो व्हाई सर ब्रिटिशर्स वुड बी मेकिंग सच अ बॉडी। सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, 1857 का जो रिवोल्ट है उससे उन्हें क्लियर हो गया था कि वी हैव टू लिसन टू इंडियंस, अदरवाइज अनरेस्ट बढ़ता चला जाता है, जो एक सिपाही म्यूटिनी जैसे बड़े रिवोल्ट में आंसर करता है। सो वी हैव टू लिसन टू इंडियंस ऑन अ रेगुलर बेसिस। चलिए, अब इंडियन काउंसिल एक्ट जो है ये यूके से क्या कहते हैं एम्पावर हुआ एक एक्ट था, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का साइज फिर से क्या करा गया, बढ़ाया गया। बट स्टिल यू मस्ट बी थिंकिंग, सर क्यों बढ़ाया गया। सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो आईएनसी है इट स्टार्टेड सेइंग दैट कि 1861 में एक्ट में जो आप रिफॉर्म्स लाए हैं दे आर नॉट एट ऑल सफिशिएंट। वी हैव सम डिमांड्स, उनको अगर आप फुलफिल करते हैं तो ही हम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको सही मानेंगे। Now you must be thinking, sir, what were the demands? So demands were very simple. Friends, at that point of time, जो ICS का एग्जाम था, इंडियन सिविल सर्विस का, वो एग्जाम इंग्लैंड में होता था। Try to understand and think very carefully. अगर MPPSC या UPSC का जो एग्जाम है वो फिक्स कर दिया जाए कि इट विल बी टेकन प्लेस इन दिल्ली ओनली, तो क्या आप में से सब लोग इतने केपेबल रहेंगे कि वो दिल्ली जा पाए। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग केपेबल नहीं रहेंगे। सो इफ आई टेल यू कि इफ यू वांट टू बिकम अ इंडियन सिविल सर्वेंट बिफोर इंडिपेंडेंस, देन यू हैव टू गो टू इंग्लैंड फॉर द एग्जाम। विल इट बी फीजिबल फॉर एवरीवन?
डेफिनेटली नॉट। जो बहुत रिच पीपल है, जिनके पास पासपोर्ट वगैरह सब है, वही लोग इंग्लैंड जाकर एग्जाम दे पाएंगे। दैट्स व्हाई वन डिमांड वाज दैट कि एग्जामिनेशन शुड बी हेल्ड इन इंग्लैंड एंड इन इंडिया, बोथ प्लेसेस एट द सेम टाइम। एंड ये डिमांड भी आंसर हुई है बाद के एक्ट्स में, जो मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा। अदर देन दैट देवर सेइंग कि इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है, और इतनी वास्ट कंट्री को आप सिर्फ 17 लोगों से नहीं चला सकते। वी वांट रिफॉर्म्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, वी वांट द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी मोर बिगर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम अपनी पार्लियामेंट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा in the legislative council the members were elected by, I guess you all must understand now कि ये जो 17 मेंबर्स मैं बता रहा हूं, ये 17 मेंबर्स इलेक्ट नहीं होते थे फ्रेंड्स, ये 17 मेंबर्स नॉमिनेट होते थे वाइसरॉय के द्वारा। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंडिया जैसी कंट्री में, वास्ट कंट्री में, ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि हम आप इंडियंस को पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, बट पार्टिसिपेट कौन करेगा ये भी तो आप ही डिसाइड कर रहे हो। राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ पटियाला एंड दिनकर राव, दे मस्ट बी क्लोज टू यू, दैट्स व्हाई यू हैव नॉमिनेटेड देम इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसके लिए कहा गया कि इलेक्शन प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, ना कि नॉमिनेशन। अदर देन दैट और भी डिमांड्स थी कि जो बर्मा का एनेक्सेशन हुआ है वो लीव आउट कर दिया जाए, जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस कर दिया जाए। सो इस तरह की जो डिमांड्स थी आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो कि 1885 से 1889 के टाइम पीरियड में की गई थी, इन डिमांड्स का ही रीजन था नया एक्ट, दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब एज यू कैन अंडरस्टैंड, इंडियन काउंसिल एक्ट जो है, इसी की डिमांड को आंसर करते हुए सबसे मेन टास्क क्या करा गया, जो एडिशनल मेंबर्स है उनकी स्ट्रेंथ क्या कर दी गई फ्रेंड्स, बढ़ा दी गई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 to 10 की जगह ये कितनी कर दी गई, 10 to 16 कर दी गई। अदर देन दैट जो क्या कहते हैं प्रोविंशियल काउंसिल्स थी, उनकी भी स्ट्रेंथ क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। अब फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, प्रोविंशियल काउंसिल्स के जो नंबर्स हैं, इट इज दे आर नॉट एट ऑल नेसेसरी टू बी रिमेंबर, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दी है। अब इसके अलावा लेकिन फ्रेंड्स एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लिसन टू इट वेरी केयरफुली। फ्रेंड्स अगर मैं इंडिया की बात करूं, सो आई गेस अभी फार्मर्स बिल्स जो है उस पर काफी ज्यादा जो है वो आई मस्ट से हल्ला मचा हुआ है, एंड पीपल आर नॉट रेडी टू एडमिट कि ये गुड है कि क्या है वगैरह। सो अगर, और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं, आई गेस यू ऑल मस्ट हैव स्टडीड while understanding article 118 कि हमारे इंडिया में if anything goes wrong, if any policy goes wrongs, we have the power to question the minister, or that also through a proper hour, question hour, okay, क्वेश्चन आवर 0 आवर, द फर्स्ट एंड सेकेंड आवर ऑफ द पार्लियामेंट, जिसमें मिनिस्टर्स भी क्या होते हैं, पार्लियामेंट में आकर आंसर करते हैं। बट अगर मैं ब्रिटिशर्स की बात करूं तो उनकी जो बॉडीज थी, जैसे फॉर एग्जांपल दिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो मेन लेवल पे सारा एग्जीक्यूटिव वर्क देखती थी, मिनिस्टर्स की इक्वल जो वर्क करती थी एक तरह से, इसके साथ प्रॉब्लम ये थी फ्रेंड्स, इट वाज नॉट एट ऑल आंसरेबल टू द एडिशनल मेंबर्स। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को कहीं भी किसी तरीके से आंसरेबल नहीं थी। अदर देन दैट जो बजट आता था, उस बजट पर भी कोई डिस्कशन नहीं होता था। सो दैट वाज अ वेरी नेगेटिव थिंग। सो इसीलिए कांग्रेस की एक और डिमांड ये थी कि हमें बजट पर डिस्कशन, वोटिंग, और जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स उस टाइम मिनिस्टर्स किसको कहेंगे फ्रेंड्स, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स हैं उनको हमें क्वेश्चन करने की परमिशन दी जाए। सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, आज तो हम एक कंप्लीट डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी वर अंडर स्लेवरी। सो हमारी डिमांड्स जितनी हम क्वेश्चन करते थे उतनी आंसर नहीं की जाती थी। तो हमारी डिमांड्स में आंसर क्या कर दिया गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। 1892 के एक्ट में हमें ये पावर दे दी गई कि अपना बजट हम क्या कर पाएंगे, डिस्कस कर पाएंगे। बट ट्राई टू रीड वेरी केयरफुली, we will have the power to discuss the budget but we will not have the power to right to vote। मतलब बजट में क्या अच्छा है क्या बुरा है हम बहस तो कर पाएंगे, पर उसके बाद वोट डालकर हम ये श्योर नहीं कर पाएंगे, इंश्योर नहीं कर पाएंगे कि जो हमारी डिमांड है वो मान ली जाए। अदर देन दैट we were given the power to ask questions
फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स, तो पर उसके लिए हमें क्या चाहिए, 6 डे का नोटिस देना पड़ेगा। आफ्टर गिविंग अ 6 डे नोटिस ओनली वी कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम अ executive council member, but we will not empowered to ask supplementary question. What does it mean? I guess friends, supplementary question article 118 में आपने understand करा है। जब हम when we ask a question from someone, then he gives a answer for that, but if we want to again ask a question on their answer, so that is called supplementary question. So we will not given the power out of supplementary question through this act, that is 1892 एक्ट। अब इसके बाद जो है फ्रेंड्स, द नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्ट वाज फ्रेंड्स सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। फ्रेंड्स, एज यू हैव स्टडीड टिल नाउ, हमने कहीं भी इलेक्शन वर्ड की बात नहीं करी है। एंड इसमें अगर मैं बात करूं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं ये तो अभी भी इलेक्ट नहीं हो रहे हैं, ये तो एग्जीक्यूटिव्स तो अभी भी वाइसरॉय के अकॉर्डिंग डायरेक्टली नॉमिनेट ही हो रहे हैं। बट व्हाट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे एडिशनल मेंबर्स हैं और उसमें जो हमारे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, इनमें क्या करा गया, जो प्रोविंशियल काउंसिल है उनसे भी कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाने लगा। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, जब हम राज्यसभा को अंडरस्टैंड करते हैं, सो हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं राज्यसभा का इलेक्शन कैसा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डेफिनेटली फ्रेंड्स, यू ऑल विल से द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा इज इनडायरेक्ट। सो उसी वे में अंडरस्टैंड कीजिए, हम राज्यसभा इलेक्शंस जो है उसमें क्या कहते हैं कि जो सिटीजन्स है उन्होंने किसको चुना है, विधानसभा को चुना है। फिर सिटीजन्स ने विधानसभा को चुना है, सी सिटीजन्स ने किसको चुना है, सिटीजन्स हैव इलेक्टेड विधानसभा, विधानसभा हैज इलेक्टेड राज्यसभा। सो वी कैन से इनडायरेक्टली citizens have elected राज्यसभा members. In the same way, जो एडिशनल मेंबर्स है उनको इलेक्ट कौन करने लग गए, प्रोविंशियल काउंसिल्स जो हैं उनके मेंबर्स जो हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में से कुछ को इलेक्ट करने लग गए। एंड दैट वाज अ ह्यूज ब्लो फॉर इंडिया, ह्यूज थिंग फॉर इंडिया। और अदर देन दैट, जो प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं, अब फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर क्या लिखा है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो हम यहां पर सेंट्रल लेवल पे बात कर रहे हैं, बट जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं वहां पर तो जो मेंबर्स हैं उनको डायरेक्टली कौन नॉमिनेट करने लग गए, यूनिवर्सिटी मेंबर्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मेंबर्स, म्युनिसिपैलिटी मेंबर्स, जमींदार, चेंबर ऑफ कॉमर्स। मतलब कहीं ना कहीं हमारा डायरेक्ट इलेक्शन ना सही, बट दिस एक्ट स्टार्टेड व्हाट, इनडायरेक्ट इलेक्शन इस एक्ट के द्वारा क्या करा गया, स्टार्ट कर दिया गया। बट रादर द वर्ड इलेक्शन वाज नोवेयर यूज्ड, पर इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो क्या करेगा, एक ना एक तरीके से किसी ना किसी फॉर्म में स्टार्ट हो गए। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सो फ्रेंड्स, अगर मैं एक फास्ट गो में अगर आपको फटाफट बताऊं, सो 1858 के एक्ट में क्या हुआ, इम्प्रेस ऑफ इंडिया बन गई, सारी पावर्स जो है क्राउन के हैंड में आ गई। क्राउन ने नई बॉडीज बनाई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया, गवर्नर जनरल की जगह वाइसरॉय बनाया। सो इस एक्ट में पूरा क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ एक नई मशीनरी का। ठीक है, नई मशीनरी फॉर्मेशन के अलावा यहाँ कोई इंपॉर्टेंट थिंग हमारे लिए नहीं है। 1861 के एक्ट से 1909 के एक्ट तक क्या हुआ, लगातार काउंसिल का एक्सपांशन हुआ। काउंसिल का जो एक्सपांशन हुआ 1861 के एक्ट से स्टार्ट हुआ, उसमें बॉडी क्या करी गई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ में एडिशनल मेंबर्स जो है वो अपॉइंट किए गए। एडिशनल मेंबर्स पहले हमारे यहाँ चीफ जस्टिस और क्या कहते हैं उसके 4 नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, बंगाल, मद्रास वगैरह। सो उनकी जगह क्या करेगा, एडिशनल मेंबर्स लाएगा, ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल। और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 5 मेंबर्स लाए गए। 5वां मेंबर डेफिनेटली क्या था, फाइनेंस का, मतलब यहाँ पर पोर्टफोलियो सिस्टम क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में 3 क्या करे गए, नॉमिनेट करे गए, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव। 3 मेंबर्स वर nominated. And very important point which I forgot to tell, Viceroy got the power to promulgate ordinance from this act. जो आर्टिकल 123 में हम ऑर्डिनेंस पावर पढ़ते हैं फ्रेंड्स, उसका इनिशिएशन दिस 1861 एक्ट से ही हुआ है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन 1861 से स्टार्ट हुई, लेजिस्लेटिव पावर्स वापस ब्रिंग बैक की गई और नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का भी फॉर्मेशन हुआ। 1892 के एक्ट में जो क्या कहते हैं काउंसिल्स है उसको और एक्सपांड करा गया, और जो हाउस है
उसमें बजट को डिस्कस करने की और क्वेश्चंस आस्क करने की पावर दे दी गई। और इसी पावर का और एक्सटेंशन जो है हम कल के एक्ट में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हमारे यहाँ क्या हुए, स्टार्ट हुए। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट लेट मी नो, अदरवाइज हम कल इसको और कंटिन्यू करते हैं। चलिए बाय बाय फॉर नाउ।